ऐसे तमाम बीमार लोगों को ठीक करने का प्रयास आपका ये हिंदू का बेटा कर रहा है और इंशाल्लाह जिस तरीके से आपका सम्मान मुझे मिलता है वो करता रहेगा। आज ये मौका मिला है कि एक मदरसे से ही हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आगाज किया है। वही मदरसा जिसको बदनाम किया जाता है, लोगों को लगता है कि शायद यहाँ केवल आतंकवादी बनाया जाता है और आतंकवाद ही केवल सिखाया जाता है। तो इन शब्दों को बताना, समझाना, जब एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा बिहारी, एक सच्चा जो एक देशभक्त है वो जब करेगा तो शायद धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो कैंसर जो समाज में फैला हुआ है उस कैंसर का हम लोग इलाज कर पाएंगे। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने ढाका, न केवल ढाका, पूरे देश के मुसलमानों का सीना चौड़ा किया। कोई क्रिकेट का मैच हो इंडिया पाकिस्तान का या सरहद पे कोई लड़ाई हो, हर मुसलमान को कहीं ना कहीं संदेह की नजर से देखा जाता था कि अच्छा मुसलमान है, वो तो पाकिस्तान की तरफ हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। और हमारे ढाका को एक पूर्व सांसद ने बदनाम किया और उसको मिनी पाकिस्तान कहा था और वहां के विधायक बगल में हंस रहे थे। और पूर्व विधायक जो मुस्लिम बिरादरी से थे उन्होंने भी एक भी शब्द नहीं बोला जब वहां की मिट्टी को, वहां के लोगों को जलील किया गया, बदनाम किया गया। लेकिन हमारे बैरिस्टर साहब वहां पे आए और एक एक मुसलमान जो काला झंडा लेकर के वक्त के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, हर एक व्यक्ति ने जब बात देश के दुश्मनों से लड़ने की आई तो काले झंडे को फेंका, तिरंगा को थामा और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और बताया कि आज भी एक एक मुसलमान देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, जैसा पहले भी किया था। और आज इसका सबूत इंडिया गेट पे दर्ज है। अगर आप इंडिया गेट पे जाकर के नाम को पढ़ेंगे तो पॉपुलेशन के बनस्पत मुसलमान भाइयों का नाम ज्यादा परसेंटेज में वहां अंकित है। तो ये देश उतना ही हिंदू भाइयों का है जितना एक एक मुसलमान का है। तो हमारे बैरिस्टर साहब ने आकर के ढाका से पूरे एक एक मुसलमान के सीने को चौड़ा करने का काम किया। ढाका को जो बदनाम किया गया था, जलील किया गया था, उसका बदला लेने का काम किया और न केवल देश, पूरे विश्व को इस्लाम का सही मायना बताने का काम किया। आज जिस परिस्थिति में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं खुद एक हिंदू हूं और हिंदू होकर के आप मुस्लिम भाइयों को अजान करने आया। जिस तरीके से एक हिंदू होकर के अपने सभी मुस्लिम भाइयों को आजान देने आया हूं कि आइए, आपके नमाज का टाइम हो गया, आपको आपके हक की लड़ाई को लड़ने का टाइम आ गया। आप अपनी ताकत को भूल रहे हैं। मेरे हिंदू भाई जो यहाँ होंगे वो जानते होंगे, कहानियां उन्होंने सुनी होगी रामायण में कि कैसे बजरंगबली अपनी ताकत को भूल जाते थे। जब रावण से के साथ लड़ाई में लक्ष्मण जी घायल हो गए थे तो बड़ा सा पर्वत लेकर के आना था, बजरंगबली अपनी ही ताकत को भूल गए थे। उनको जामवंत साहब जो वहां जानकार थे, पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने याद दिलाया कि आपकी ताकत क्या है। तो अपने सभी मुस्लिम भाइयों को खास करके मैं आजान के माध्यम से जगाने आया है एक हिंदू का बेटा कि जागिए और अब गुलामी की जंजीरों को तोड़िए, अपनी ताकत को समझिए। अगर ये बात एक हिंदू को समझ में आ रही है, मेरे पिताजी 20 साल मंत्री रहे, सांसद रहे, जिला में आज भी पूछिएगा मंत्री जी के नाम से हमारे पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू ही जाने जाते हैं। और बचपन से जो संस्कार उन्होंने मुझे दिया है, और मैंने उनके अंतिम यात्रा में, मैं तो इंजीनियरिंग किया, MBA किया, बाहर नौकरी किया करता था, लेकिन जब मैं उनके अंतिम यात्रा में आया, और मैं ये मानता हूं, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि अगर किसी ने क्या कमाया है, अगर आपको इसका अंदाजा लगाना है, उसके संपत्ति का अंदाजा लगाना है कि उस व्यक्ति ने जीवन में क्या कमाया है, क्या अर्जित किया है, तो उसके जनाजे की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने क्या कमाया है। उसकी अंतिम यात्रा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन कितना सफल रहा है। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू का जो जनाजा था और जो उनका भोज था वो आज भी ऐतिहासिक था। और एक एक व्यक्ति कहता है, आज भी कहता है कि तुम तो ऐसे भोज कर रहे हो जैसे लग रहा है कि सीताराम बाबू का भोज हो। तो एक कहावत है हमारे इलाके में। तो मेरे पिताजी ने ये कमाया था। कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली,
मेरे भाई साहब भी मंत्री हुए, विधायक आज भी हैं मधुबन से, लेकिन अपने पिता का संस्कार, अपने पिता को बचपन से देखा किस तरीके से, खास करके आपकी बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी का मैं कर्जदार रहा हूं, मेरा परिवार कर्जदार रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी बेशक आरजेडी से जरूर लड़ते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई यादव भाई लड़ते थे, जिसकी वजह से वो वोट का बिखराव होता था। लेकिन मुस्लिम समाज, दलित समाज और खास करके फॉरवर्ड समाज एक होकर के मेरे पिताजी को लंबे समय तक विधायक बनाया, मंत्री बनाया। तो ये कर्ज है, ये कर्ज उतारने निकले हैं। मेरे भाई साहब भाजपा में चले गए, भटक गए, तो कहीं ना कहीं अपने पिता की बनाई हुई संपत्ति को बचा करके रखना, कम से कम बढ़ाओ नहीं तो बचा करके रखना, ये मेरा फर्ज था। इसलिए हम लोगों ने सियासत में अपने कदम को रखा और पहली पार्टी के रूप में, पहली और आखिरी पार्टी के रूप में मैंने AIMIM को ज्वाइन किया। कई तरह की बातें लोग कहे कि आए थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हारेंगे तो भी भाग जाएंगे, जीतेंगे तो भी भाग जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने मेरे काम को देखा, मेरी शिद्दत को देखा। चुनाव में मैं हारा नहीं, बेइज्जत हुआ। लोकसभा के चुनाव में जितने नौजवान भाई थे, जितने मेरे बुजुर्ग थे, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। अगर मैं निर्दलीय लड़ा होता तो शायद 50,000 75,000 वोट मुझे मिलता, क्योंकि मैं जिस पार्टी से आया, मेरे हिंदू भाइयों को बड़ा परहेज था इस पार्टी से। भाई इस पे बटन नहीं दबेगा, बड़ा मुश्किल है भाई, माफ कर दीजिए, आप निर्दलीय आए होते तो शायद हम आपको वोट करते, लेकिन नहीं देंगे। मुस्लिम भाई को भटका दिया गया, वही मोदी का डर, वही भाजपा का डर, लेकिन मैं उस पार्टी को छोड़ा नहीं, क्योंकि पिताजी का संस्कार था, जब चले गए हैं तो वहीं सुख देखेंगे, वहीं दुख देखेंगे। मैंने बड़ी ईमानदारी से पार्टी की शिद्दत से काम किया। बैरिस्टर साहब नहीं आ पाए मेरे लोकसभा के चुनाव में, जिसकी वजह से लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि मैनेज हो गई पार्टी, मैनेज हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और कहीं ना कहीं मेरे भाइयों को अंतिम प्रचार का दिन था, हम लोग वोट को संभाल नहीं पाए। लेकिन मेरी ईमानदारी को लोगों ने देखा, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के देशभक्ति को लोगों ने देखा कि किस तरीके से, कहते होंगे RSS वाले अपने आप को बहुत बड़ा भक्त, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ने का काम हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। एक एक हिंदू आज कहता है, एक एक हिंदू जो मुझे कहता था कि कहाँ चले गए हो, कहाँ भटक रहे हो, आज वो बड़ा सम्मान से कहता है कि नहीं भाई, मान गए, तुम्हारे नेता को मान गए, तुम्हारी पार्टी को मान गए, टेढ़ा है पर मेरा है, देशभक्ति में कोई उंगली उनके ऊपर नहीं उठा सकता। तो ये हम लोगों ने हासिल किया, ये सम्मान हासिल किया। और वोट, विधायक, सांसद तो बहुत छोटी बात है। हम लोग बचपन से, जब से पैदा हुए, मैंने विधायकी देखा, मंत्रालय देखा, लाल बत्ती देखा, आज भी विधायकी देख रहा हूँ। विधायक MP बनना सपना लेकर के नहीं निकले थे। आज मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन केवल बिहार नहीं, पूरा देश राणा रंजीत को पहचानता है। तो ये पहचान अगर मुझे किसी ने दिया है तो इस पार्टी ने दिया है, इस AIMIM के एक एक दीवानों ने दिया है। तो ये किसी भी बड़े पद से बहुत बड़ा है, किसी विधायक, किसी सांसद से बहुत बड़ा है। तो बिल्कुल एक कसम हम लोगों ने खाया है। हम लोग के राजपूत में खास करके एक कहावत बड़ा प्रचलित है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हम लोगों ने वचन लिया है कि इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मुझे सम्मान दिया है, इस सम्मान को लौटाएंगे। और इस पार्टी के ऊपर जो एक दाग लगाया जाता है कि भाई ये मुसलमानों की पार्टी है, इस दाग को पूरी तरह मिटाएंगे। और एक सपना हम लोग जो देखने निकले हैं, हमारे जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब यहाँ उपस्थित हैं, जो मेरे गार्जियन भी हैं, हमारे गार्जियन बड़े भाई फजले हक साहब यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे किसी न किसी पार्टी से। मैं जन स्वराज संगठन से जुड़ा था, पार्टी तो उसके बाद बनी, लेकिन जन स्वराज किसी कारण से चुनाव लड़ने से पीछे हट गया। कुछ लोग कहते हैं अमित शाह जी का फोन आ गया, क्या आ गया, नहीं आ गया, मैं उसको नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। तो मेरे बुरे वक्त में, मैं ऐसे ही, सावन का समय था और हम लोग जलढरी करके, रुद्राभिषेक करके खत्म किया था, तभी मेरे गार्जियन अभिभावक नसीम अख्तर साहब का फोन आया कि क्या आप इस पार्टी से लड़ना चाहते हैं। हमारे फजले हक साहब गार्जियन, हमारे फकरे आलम भाई, हमारे डॉक्टर शमीमुल साहब, परवेज साहब ढाका के, तमाम लोगों ने फोन किया कि अगर आप लड़ना चाहते तो ये पार्टी आपके साथ खड़ी है और हम आपको टिकट दिलवाएंगे और आपको बहुत मजबूती से इस आपके पीछे खड़े रहेंगे। तो ये कर्ज को मैं भूल नहीं सकता हूँ। मेरे बुरे वक्त में, मेरे कमजोर वक्त में अगर किसी ने मुझे 1 रुपए का मदद किया है, तो जब तक 1 करोड़ का मदद नहीं करूंगा तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये कसम लिया है और इस कड़ी में हम लोग निकले हैं, काम कर रहे हैं। जहां जहां भी लकड़ियां इकट्ठा हो गया है,
हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, वहां चिंगारी देने निकले। मेरे सुगौली विधानसभा में मेरे भाई फैसल साहब ने एक चिंगारी दिखाया, हम लोगों ने ऊपर देखा, एक आरजेडी के विधायक से सवाल किया, बड़े अदब से सवाल किया कि आपने गठबंधन क्यों नहीं किया। हम लोग वहां गए, श्रीपुर बाजार में जाकर के अपने भाई को सम्मानित किया। और ये चिंगारी का असर ये हुआ कि दोबारा जब वो हरसिद्धि में कोई आए जो अपने आप को विधायक प्रत्याशी कह रहे थे, हम उनका प्रचार नहीं करेंगे उनका नाम लेकर के, लेकिन वो आए और मैंने जब पता किया तो लोगों ने कहा कि भाई हाँ ये शायद उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ऐसे मेरे शाहिद अनवर भाई ने दोबारा उस चिंगारी को आग लगाया, लकड़ियों में आग लगाया। मैं शाहिद अनवर भाई को, जिसकी वजह से मैं दुधई के इस क्रांतिकारी गांव में आज आया हूं और AIMIM का सम्मान बढ़ा है, मैं अपने भाई शाहिद अनवर को सम्मानित करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मैं आग्रह करूंगा, मेरे भाई फैसल साहब आप भी आ जाएं। और ये चंपारण की धरती क्रांतियों के लिए जानी जाती है, मैं अपने गार्जियन से आग्रह करूंगा इन मेरे भाइयों को सम्मानित करें। आइए मोजी भाई, आइए मोजी भाई, हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता MIM के, मैं आप तक आने ही वाला था। और आइए फैसल भाई को दीजिए, हाँ बुलाइए और बुलाइए जो भी हमारे लोग थे। आइए मोजीब भाई को सम्मानित करें, पीछे आप लोग घूमिए। और कौन लोग हैं इस पार्टी को यहाँ पे जिंदा रखने वाले? मोहम्मद जकउल्ला भाई, नैमुद्दीन साहब, नसीम आलम साहब, नसीर साहब, आपसे आग्रह होगा अगर आप लोग हैं तो आ जाइए। शाहिद अनवर साहब उपस्थित हैं, जिकुल्ला भाई, नैमुद्दीन साहब, समीम आलम और नसीर साहब हैं आप लोग। एक बार उस तरफ चेहरा कर लीजिए। मुझे भाई आइए नसीम साहब, आइए इधर आइए, इधर घूम जाइए। मुझे भाई को बनाया, मुझे भाई एक बड़ा अच्छा संयोग भी हो रहा है, जहां जहां हम लोग कार्यक्रम खत्म करते हैं उसके बाद बारिश। शौकत भाई भी आ जाएं, इधर आ जाए। पहने रखी। अभी कुछ इस चिंगारी को यहीं बुझाना नहीं है, इस चिंगारी को और आगे बढ़ाना है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है इधर थोड़ा सा हल्का सा साइड हो जाइए, हम लोग भी दिख जाएं जी।